नमस्कार विद्यार्थियों, आरजेसी ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग क्लासेस में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंचाई का अगला जो बिंदु पढ़ रहे हैं उस बिंदु का नाम है सिंचाई का निर्धारण। क्या है बेटा? सिंचाई का निर्धारण। सिंचाई का निर्धारण अर्थात इसको अपन क्या बोलते हैं? इरिगेशन शेड्यूल। इरिगेशन शेड्यूल क्या बोलेंगे बेटा इसको? इरिगेशन शेड्यूल अर्थात सिंचाई का निर्धारण। सिंचाई के जो निर्धारण हैं, इस सिंचाई के निर्धारण से ये तात्पर्य है कि फसलों में कितनी मात्रा में तथा किस समय पर अपन को सिंचाई करनी चाहिए या पानी देना चाहिए, तो इन सब का जो निर्धारण करते हैं वो इरिगेशन शेड्यूल में निर्धारित करते हैं। तो जो इरिगेशन जो शेड्यूल है, सिंचाई का जो निर्धारण है, ये सिंचाई का निर्धारण दो बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर आधारित है बेटा? दो बिंदुओं पर आधारित है। उन बिंदुओं में सबसे पहला जो बिंदु अपने पास में है वो बिंदु पहला है बेटा ए, जिसको अपन बोलेंगे कि सिंचाई कब की जाए, कब की जाए। और दूसरा जो बिंदु है बेटा B1 नंबर का बिंदु, वो ये कहता है कि सिंचाई कितनी की जाए। सिंचाई निर्धारण में हम इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु हमारे पास में सिंचाई कब की जाए, अर्थात सिंचाई कब की जाए ये किसका निर्धारण कर रहे हैं? ये सिंचाई के समय का निर्धारण। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? सिंचाई के समय का क्या करेंगे बेटा? निर्धारण करेंगे कि किस फसल को कब किस समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। और दूसरा पॉइंट हमारा है सिंचाई कितनी की जाए, अर्थात ये क्या कह रहा है? ये जल की, किसकी बेटा? जल की मात्रा का निर्धारण। किसका निर्धारण? जल की मात्रा का निर्धारण, अर्थात किस फसल को कितने मात्रा में जल की आवश्यकता होगी या कितना जल दिया जाए जिससे वो अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर सके। तो इरिगेशन जो शेड्यूल है, सिंचाई जो निर्धारण है, इस सिंचाई का निर्धारण का जो है वो मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर निर्भर है। पहला जो बिंदु है सिंचाई कब की जाए, इसमें हम क्या चेक करेंगे बेटा? सिंचाई के किसका निर्धारण करेंगे हम? सिंचाई का इसमें हम समय का निर्धारण करेंगे। किसका निर्धारण करेंगे? समय का। विशेष रूप से ध्यान रखें, किसका निर्धारण करेंगे? समय का। कितनी सिंचाई कितनी की जाए, अर्थात जल की मात्रा। किसकी मात्रा बेटा? जल की मात्रा का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल में लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कि सिंचाई कब की जाए, अर्थात हम किसका निर्धारण कर रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में है वो ए नंबर का पॉइंट अपन दोबारा लेते हैं कि किसका निर्धारण करेंगे? समय का निर्धारण। किसका निर्धारण? समय, अर्थात सिंचाई कब की जाए। तो किसका निर्धारण करेंगे? सिंचाई के समय का निर्धारण करेंगे। किसका निर्धारण करेंगे? सिंचाई के समय का निर्धारण। ठीक है। अब सिंचाई के जो समय का जो हम निर्धारण कर रहे हैं, वो सिंचाई के समय का निर्धारण हम कैसे कैसे करते हैं, या सिंचाई का निर्धारण किन किन बिंदुओं पर आधारित है। अब सुने, सिंचाई के समय का या सिंचाई कब की जाए, या सिंचाई के समय का जो निर्धारण है, ये निर्धारण भी निम्न बिंदुओं पर आधारित है। सबसे पहले हैं पौधों के आधार पर। पहला जो हमारे पास में बिंदु है बेटा, वो पहले नंबर का बिंदु है पौधों के आधार पर। किसके आधार पर? पौधों के आधार पर। ठीक है। सबसे पहले अपन सिंचाई का निर्धारण किसके आधार पर करेंगे? पौधों अर्थात फसल, अर्थात फसल किस प्रकार की है उसके आधार पर हम सिंचाई के समय का क्या करेंगे?
निर्धारण करेंगे। पौधों के आधार पर भी हम सबसे पहले जो इसमें पढ़ेंगे, पौधों के आधार जो बिंदु है, इसमें पहला जो बिंदु हमारा रहेगा वो बिंदु हमारे पास रहेगा पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? पौधों के आधार में पहला क्या है? पौधों की बाह्य स्थिति के आधार पर, अर्थात एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पर। और पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पर में भी जो पहला हमारा पॉइंट है, वो पहला पॉइंट ये है, वो है मलानी बिंदु। कौन सा बिंदु बेटा? मलानी बिंदु। कौन सा बिंदु? बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है, मलानी बिंदु। इस मलानी बिंदु को विल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? दोबारा बोले, विल्टिंग पॉइंट। अर्थात दोबारा सुने बेटा यहाँ तक का कि सिंचाई के समय का जो निर्धारण है, सिंचाई के समय का निर्धारण दो बिंदुओं से ज्ञात करते हैं। पहला, सिंचाई कब की जाए, अर्थात हम इसमें किसका निर्धारण करेंगे? समय का। दूसरा, सिंचाई कितनी की जाए, किसका निर्धारण करेंगे? जल की मात्रा का। ठीक है, दो बातें यहाँ ध्यान रखनी है। अब हमको सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सिंचाई के समय का निर्धारण, अर्थात सिंचाई कब की जाए। ये पॉइंट अपन ने डाल लिया, सिंचाई के समय का निर्धारण अर्थात सिंचाई कब की जाए। तो सिंचाई के जो समय का निर्धारण कर रहे हैं उसका निर्धारण भी निम्न बिंदुओं पर आधारित है। सबसे पहला जो बिंदु है पौधों के आधार पर। किसके आधार पर? पौधों के आधार पर। पौधों के आधार में भी निम्न बिंदु हैं। पौधे की बाह्य स्थिति, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, इसमें भी निम्न बिंदु हैं। सबसे जो पहला हमारा बिंदु है उस बिंदु का नाम है मलानी बिंदु। कौन सा बिंदु बेटा? मलानी बिंदु। और इस मलानी बिंदु को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? इसको विल्टिंग पॉइंट। किसको? मलानी बिंदु को। अब सुने आप, जो मलानी बिंदु है, विशेष रूप से ध्यान रखें, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंतर्गत अभी आ जाएगी। जो मलानी बिंदु है, इस मलानी बिंदु को शुष्कांक बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बेटा? शुष्कांक बिंदु। कौन सा बिंदु? शुष्कांक बिंदु, या इसको मलानी प्रतिशत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शुष्कांक बिंदु या मलानी प्रतिशत के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मलानी बिंदु को। किसको बेटा? मलानी बिंदु को। अब ये मलानी बिंदु होता क्या है, इस बात पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि मलानी बिंदु क्या होता है। देखो बेटा, मृदा से जब जल का नुकसान होता है तो विभिन्न प्रकार के रूप में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मृदा से जल का जो हांस, जो नुकसान है, लगातार वाष्पीकरण से, वाष्पोत्सर्जन से और विभिन्न प्रकार की अन्य बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से जल का क्या होता है? नुकसान होता है। इस लगातार जब जल का नुकसान होता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि मृदा में जो उपलब्ध जल है, उस उपलब्ध जल को, ठीक है, वो उपलब्ध जल को इतने बल या इतने फोर्स या तनाव से पकड़ लेता है कि उस जल को पौधा ग्रहण नहीं कर पाता। क्या ग्रहण नहीं कर पाता बेटा? पौधा। क्योंकि जितना पहले मौजूद जो जल था, ठीक है, जो अनावश्यक जल था मृदा में, वो तो पौधे ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद जो जल बचता है वो किसका जल है? मृदा का, जो मृदा के कणों के अंदर मौजूद होता है। और वो इतनी फोर्स से मृदा से पकड़ा होता है कि वो पौधा उस जल को ग्रहण नहीं कर पाता। जब वो जल ग्रहण नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में क्या होता है? पौधा बेटा शेडिंग होना शुरू हो जाता है, अर्थात मुरझाना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? मुरझाना। और इस मुरझाने की अवस्था, जैसे पौधा मुरझा रहा है, किसकी कमी से मुरझा रहा है? पानी की कमी से मुरझा रहा है। तो मुरझाने की इस अवस्था को ही अपन कौन सी अवस्था कहते हैं? मलानी बिंदु या मलानी शुष्कांक बिंदु या मलानी प्रतिशत के नाम से जाना जाता है। नोट डाउन करें, पौधे की मुरझाने की, किसकी बेटा? पौधे की मुरझाने की अवस्था को, कौन सी अवस्था को? पौधे की
मुरझाने की अवस्था को, शेडिंग, मुरझाने की अवस्था को क्या कहेंगे? पौधे की मुरझाने की अवस्था को ही अपन मलानी प्रतिशत या मलानी बिंदु या सूचकांक बिंदु या विल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? दोबारा सुने कि मृदा में जल का नुकसान, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, अन्य और विपापचयी क्रियाएं, अन्य और क्रियाएं, इन सभी क्रियाओं से धीरे धीरे जल का क्या होता रहता है? हांस होता रहता है, नुकसान होता रहता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि मृदा में जो उपस्थित जो जल है वो जल मृदा के कण इतने बल से, तनाव से पकड़ लेते हैं कि पौधा उस जल को ग्रहण नहीं कर पाता। ठीक है, या अवशोषित नहीं कर पाता, जिसके कारण पौधा क्या होने लग जाता है? मुरझाने लगता है। और मुरझाने की जो अवस्था है, इस अवस्था को ही मलानी बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मलानी बिंदु कहा जाता है। जो ये मलानी बिंदु है, ये मलानी बिंदु भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का। अर्थात मलानी बिंदु को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। इसके भी दो प्रकार हैं। दो प्रकार में पहला जो इसका प्रकार है उसको बोलते हैं अस्थायी मलानी बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा? अस्थायी मलानी बिंदु। क्या बोलेंगे? अस्थायी मलानी बिंदु या अस्थायी मलानी प्रतिशत। अर्थात इंग्लिश में इसको टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाने जाएंगे? टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अस्थायी मलानी बिंदु क्या होता है? देखें, अस्थायी मलानी बिंदु पौधे के मुरझाने की वह अवस्था, विशेष ध्यान रखें, पौधे की मुरझाने की वह विशेष अवस्था जो सिंचाई करने पर, क्या करने पर? सिंचाई करने पर या पानी देने पर वो उसी अवस्था में पौधा आ जाए। ठीक है, तो वो अवस्था है, वो अवस्था कौन सी होती है? अस्थायी मलानी बिंदु। आप भी नोट करें, पौधे की मुरझाने की व्यवस्था, मुरझाने की वह अवस्था जो सिंचाई करने पर, क्या करने पर बेटा? सिंचाई करने पर या पानी देने पर, सिंचाई करने पर क्या हो जाती हो? ठीक हो जाती हो। क्या हो जाती हो बेटा? ठीक हो जाती हो। उस अवस्था को स्थायी मलानी बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी मलानी बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अस्थायी मलानी बिंदु, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। पौधे की मुरझाने की वह अवस्था जो सिंचाई करने पर पुनः क्या हो जाती हो? ठीक, अर्थात पौधा उसी स्थिति में आ जाता हो जिस स्थिति में पहले हो, तो उस अवस्था को अस्थायी मलानी बिंदु कहा जाता है। इस जो मलानी बिंदु है उसका बेटा जो दूसरा जो प्रकार है, उस दूसरा प्रकार को अपन कहते हैं स्थायी मलानी बिंदु। क्या बोलेंगे? स्थायी मलानी बिंदु। ठीक है, अर्थात इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब ये जो स्थायी मलानी जो बिंदु है, वो स्थायी मलानी बिंदु क्या होता है? देखें, स्थायी मलानी बिंदु पौधे की मुरझाने की व्यवस्था, किसकी बेटा? पौधे के मुरझाने की वह अवस्था जो सिंचाई करने के बाद भी ठीक नहीं होती हो। अर्थात पौधा क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है, मृत हो चुका है, वो दोबारा पानी की अभाव में वो क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। तो इस जो अवस्था है जी, इसी अवस्था को स्थायी मलानी बिंदु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्थायी मलानी बिंदु या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, पौधे की मुरझाने की व्यवस्था
मुरझाने की वह अवस्था जो सिंचाई करने के पश्चात ठीक नहीं होती हो, ठीक नहीं होती हो। तो इस प्रकार की जो अवस्था है उस अवस्था को अस्थायी मलानी बिंदु या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। विशेष ध्यान रखें, मलानी बिंदु दो प्रकार का होता है, अस्थायी मलानी बिंदु और दूसरा कौन सा है, स्थायी मलानी बिंदु। अस्थायी मलानी बिंदु पौधे की मुरझाने की वह अवस्था जो सिंचाई करने पर पुनः क्या हो जाए, ठीक हो जाए, तो वो कौन सी हो जाएगी, अस्थायी मलानी बिंदु। और स्थायी मलानी बिंदु पौधे की मुरझाने की वह अवस्था जो सिंचाई करने के बाद भी ठीक नहीं होती हो, उसको स्थायी मलानी बिंदु के नाम से जाना जाता है। अब आगे सुने, पौधे के मुरझाने के बाद, ठीक है, पौधा क्यों मुरझाया, क्योंकि उसमें पानी का मृदा में क्या था, अभाव है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि पौधा नष्ट होने के बाद, मुरझाने के बाद भी मृदा में कुछ जल शेष बचता है जो पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता। विशेष ध्यान रखें, पौधे के नष्ट होने के बाद या मुरझाने के बाद या उसकी डेथ होने के बाद भी कुछ ऐसा जल होता है जो मृदा में उपस्थित होता है। विशेष ध्यान रखें, और जो वो जल उपस्थित होता है उसी जल को जो वो जल है, उसी जो उपलब्ध जो जल मौजूद उपस्थित है, उसी जल को क्या कहते हैं बेटा, मलानी गुणांक के नाम से जाना जाता है, अर्थात विल्टिंग कॉफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेशन दोबारा सुने, मृदा में मलानी बिंदु के पश्चात जो जल उपलब्ध होता हो या जो जल शेष रह जाता हो, उस जल को क्या कहेंगे, स्थायी गुणांक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा, स्थायी गुणांक के नाम से जाना जाता है। अब आप मान लेते हैं ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी कि साहब पौधे की बाह्य स्थिति में हम ये देखें कि मलानी बिंदु के आधार पर हम पौधे में सिंचाई के समय का निर्धारण कर सकते हैं क्या बेटा, संभव नहीं है। ये केवल रटने की बातें हैं, जहाँ तक आपको रट करके आंसर देना है, बाकी व्यवहारिक दृष्टि से आप इसका उपयोग नहीं ले सकते। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका एक इंडिकेटर प्लांट तैयार किया है, एक सूचक पौधा है कि जिससे आप किसी भी फसल में सिंचाई के समय का निर्धारण कर सकते हैं। उस पौधे का नाम है बेटा, उसको मैं नोट में लिख रहा हूँ, वो पौधा है, वो है सूरजमुखी। क्या है बेटा, सूरजमुखी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये एक ऐसा प्लांट है जो यदि ये प्लांट मुरझाने लगे, क्या लगे बेटा, मुरझाने लगे, तो आपको सोच लेना चाहिए कि फसल को क्या करनी है, सिंचाई देनी है। इसीलिए इस सूरजमुखी को इरिगेशन इंडिकेटर प्लांट के नाम से जाना जाता है, सिंचाई संकेतक पौधे के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेटा, सूरजमुखी को जाना जाता है। तो विशेष ध्यान रखें, पौधे की बाह्य स्थिति में मलानी बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का, पहला स्थायी मलानी बिंदु और दूसरा अस्थायी मलानी बिंदु। इसके बाद पौधे की बाह्य स्थिति पहला पॉइंट था जिसमें मलानी बिंदु है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, इसी में पहला पॉइंट देखो बेटा आपके पास कौन सा था, मलानी, पौधे की बाह्य स्थिति में कौन सा था, मलानी बिंदु। अब जो हमारे पास में पौधे की बाह्य स्थिति पहला जो पॉइंट था, अब हम इसमें दूसरा पॉइंट अपन ले रहे हैं। वो दूसरा पॉइंट आपका जो रहेगा वो है पौधे की पत्तियों का जल विभव ज्ञात करके, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट रहेगा पौधों की पत्तियों का जल विभव ज्ञात करके।
क्या ज्ञात करके बेटा? जल विभव ज्ञात करके। पहला था पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पर मलानी बिंदु। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास में है पौधे की पत्तियों का जल विभव या जल की मात्रा ज्ञात करके, लीफ वाटर पोटेंशियल। अब सुने इसमें क्या देखें, जितने भी अपन विधि पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी अपन बिंदु पढ़ रहे हैं सिंचाई के समय के निर्धारण में, उन सभी बिंदुओं में ध्यान रखें ये जो विधि है अर्थात पत्तियों का जल विभव ज्ञात करके या जल की मात्रा ज्ञात करके, ये एक सैद्धांतिक विधि है। कौन सी बेटा? ध्यान रखें, पूछी जाती है कौन सी विधि है? सैद्धांतिक विधि है। अर्थात कौन सी विधि है? सैद्धांतिक। और ये जो विधि है पूर्णतया वैज्ञानिकतम विधि भी है। कौन सी बेटा? पूर्णतया वैज्ञानिकतम भी कौन सी है? विधि, पूर्णतः साइंटिफिक विधि है। ध्यान रखें जितने भी अपन बिंदुओं का निर्धारण कर रहे हैं सिंचाई के समय के लिए, उनमें सबसे वैज्ञानिकतम साइंटिफिक जो मेथड है वो है लीफ वाटर पोटेंशियल मेथड है। ठीक है, ये जो विधि है ये अधिक सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिकतम होने के कारण इस विधि को किसानों तक नहीं पहुंचाया गया है और ये विधि केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित है। कहाँ तक है बेटा सीमित? केवल ये विधि प्रयोगशाला तक ही सीमित है। दूसरी इसकी बात यह है, यह विधि अन्य सभी विधियों की तुलना में सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स अर्थात जटिल विधि है एवं यह विधि अन्य विधियों की तुलना में, अन्य विधियों की सब जो जितने भी विधियां हैं या जितने भी बिंदु हैं उनकी तुलना में सबसे महंगी विधि भी मानी जाती है। ध्यान रखें यह विधि पूर्णतः वैज्ञानिक है, सैद्धांतिक है, लेकिन कहाँ तक ही सीमित है? केवल प्रयोगशाला तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है? प्रयोगशाला तक सीमित है। क्यों है? रीजन है क्योंकि ये विधि क्या है? जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और साथ में महंगी विधि है, इसलिए इस विधि को किसान तक नहीं पहुंचाया गया है। तीसरा है बेटा जो हम सिंचाई जल का जो निर्धारण कर रहे हैं, तीसरा हमारे पास बिंदु है वो है पत्तियों का तापमान ज्ञात करके। किसके द्वारा? पत्तियों का तापमान ज्ञात करके। क्या ज्ञात करके? पत्तियों का तापमान ज्ञात करके। इससे भी हम सिंचाई के समय का क्या करते हैं? निर्धारण किया जा सकता है। किसके आधार पर? पत्तियों का तापमान ज्ञात करके। देखें पत्तियों का जो तापमान है, लीफ का जो टेम्परेचर है, इस लीफ के टेम्परेचर को नापने के लिए एक उपकरण हम काम में लेते हैं। उस उपकरण का नाम है बेटा इंफ्रारेड थर्मामीटर। क्या है बेटा? इंफ्रारेड थर्मामीटर। विशेष रूप से ध्यान रखें पूछा भी जाता है कि पत्तियों की सतह का तापमान या पत्तियों का तापमान ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? उस उपकरण का नाम है इंफ्रारेड थर्मामीटर। इस इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से हम सिंचाई के समय का क्या कर सकते हैं? निर्धारण किया जा सकता है। इसके बाद में चौथा जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है वो है क्रांतिक अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा? क्रांतिक अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बिंदु से ध्यान रखना, इस बिंदु से अधिकांशतः चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे 12th का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, लगभग 100% इससे क्वेश्चन लिया जाता है। क्रांतिक अवस्था को इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं? क्रिटिकल स्टेज। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल स्टेज। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल स्टेज। किस अवस्था को बोलेंगे? क्रांतिक अवस्था को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रांतिक अवस्था क्या होती है, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करेंगे। पौधे की वह अवस्था, कौन सी अवस्था बेटा? पौधे की वह अवस्था जिस अवस्था में पानी की कमी होने पर या सिंचाई की कमी होने पर उसकी उपज में विपरीत प्रभाव पड़े या फसल की उत्पादकता क्या हो जाए? कम हो जाए, उसी अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? क्रांतिक अवस्था के नाम से जाना
जाता है। विशेष ध्यान रखें, पौधे की वह अवस्था जिस पर पानी की कमी होने पर उपज में कमी आ जाए। किस में कमी आ जाए बेटा? उपज में कमी आ जाए। तो आप भी नोट डाउन करें, शॉर्ट में लिख लें, पौधे की वह अवस्था जिसमें पानी की कमी होने पर किस में कमी आ जाए? उपज में कमी आना। किस में कमी आना? उपज में कमी होना, या फसल की उत्पादकता में क्या होना? कमी होना। क्या कहलाएगी? क्रांतिक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? क्रांतिक अवस्था कहलाती है। क्रांतिक अवस्था किसको कहते हैं? पौधे की वह अवस्था जिसमें पानी की कमी होने पर उपज में क्या हो जाए? कमी हो जाए, उसी को अपन क्या कहते हैं? क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, जितने भी अपन ने विधियां पढ़ रहे हैं, जितने भी अपन बिंदु पढ़ रहे हैं, उन सभी विधियों में सबसे सरलतम, सबसे आसान जो सिंचाई के समय को निर्धारण करती है वो है क्रांतिक अवस्था। ध्यान रखें, सबसे सरलतम तथा सबसे आसान, सबसे सरलतम। विशेष ध्यान रखें, जितनी भी विधियां पढ़ी हैं उन सभी विधियों में सबसे सरलतम विधि है और सबसे आसान विधि भी है। इस विधि के द्वारा आसानी से अपन सिंचाई के समय का क्या कर सकते हैं? निर्धारण कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखें, अगला बिंदु बता रहा हूं कि जितने भी विधियां काम में ले रहे हैं उन सभी विधियों में किसान के द्वारा सर्वाधिक रूप से उपयोग में ली जाने वाली विधि किसके द्वारा? किसान के द्वारा। ध्यान रखें, किसान के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? किसान के द्वारा सर्वाधिक रूप से उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी विधि है? क्रांतिक अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा? क्रांतिक अवस्था। विशेष ध्यान रखें कि किसान के द्वारा जो सिंचाई के समय का जो निर्धारण किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो काम में लेते हैं वो अवस्था कौन सी अवस्था है? कौन सा विधि काम में लेता है? वो है क्रांतिक अवस्था। इस अवस्था के आधार पर ही सिंचाई, किसान सर्वाधिक रूप से सिंचाई का निर्धारण किया जाता है। इसलिए यह विधि सबसे सरल, आसान तथा सबसे अधिक व्यवहारिक विधि भी मानी गई है। क्या मानी गई है बेटा? व्यवहारिक विधि भी मानी गई है। अब विभिन्न जो फसलें हैं उन विभिन्न फसलों की अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं हैं जिस पर आपको क्या करनी है? सिंचाई करनी है। अर्थात वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेज है, उस स्टेज पर यदि पानी नहीं दिया तो ध्यान रखें उसके बाद कितने भी आप पानी दो उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार उपज में कमी आ गई दोबारा वो रिकवर नहीं होगा, चाहे आप कितने भी पानी आप देते रहें। लेकिन क्रांतिक अवस्था पर यदि पानी की कमी है तो फिर किसी तरह का कोई वहाँ आगे सिंचाई करें फिर उपज पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक बार जिस अवस्था पर यदि क्रांतिक अवस्था है वहाँ पर पानी की कमी हो गई तो उसके बाद में उसका कोई संशोधन नहीं है। तो विभिन्न जो फसलें हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जितनी भी इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं उन सभी फसलों की क्रांतिक अवस्था मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इसके अलावा और भी जो कोई भी हैं वो आप मेरे को कमेंट्स में लिख करके बाकी पूछी भी जा सकती, लेकिन इतनी जितनी भी इम्पोर्टेंट है जो आ चुकी है वो आपको सामने मैं पूरी कंप्लीट लिख रहा हूँ। तो विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं निम्न है। हेडिंग डाल लें आप भी कि विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं निम्न है। इनमें सबसे पहले बेटा हम लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं गेहूं की। किसकी लिख रहे हैं बेटा? जो अधिकांशतः पूछी जाती है, गेहूं अर्थात वीट। ठीक है, गेहूं की जो क्रांतिक है बेटा सब जानते हैं, ठीक है, उस अवस्था को बोलते हैं CRI। क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? CRI, क्राउन रूट इनिडिएशन। क्या बोलते हैं? क्राउन रूट इनिडिएशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? शीर्ष जड़ फूटान अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा? शीर्ष जड़ फूटान। जो ये अवस्था है, ये अवस्था कितने दिन में आती है? ये आती है बेटा बुआई के कितने दिन बाद? 21 दिन बाद, अर्थात 20 डे आफ्टर सोविंग।
कितने दिन, कितने बुआई के कितने दिन बाद, 21 दिन के बाद। इसलिए फसल में ध्यान रखना, गेहूं की फसल में पहला पानी कब देते हैं, इस अवस्था पर देते हैं, जिसको आप कोर इरिगेशन या कोर पान के नाम से जाना जाता है। यदि इस अवस्था में पानी की कमी हो गई तो सोच लेना आपकी उपज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल अपन ने लिया है वो किसका लिया है, गेहूं का लिया है। तो गेहूं की क्रांतिक अवस्था का नाम क्या है बेटा, CRI। इसके बाद बेटा अगली जो इंपॉर्टेंट फसल है वो है मक्का। क्या है बेटा, मक्का, ठीक है। अर्थात इसको अपन क्या बोलेंगे, मेज। क्या बोलेंगे इसको, मेज, ठीक है। मक्का की जो क्रांतिक अवस्था है उसको बोलते हैं बेटा टेसल फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, टेसल फॉर्मेशन। टेसल को अपन बोलते हैं बेटा नर मंजरी। क्या बोलेंगे, नर मंजरी बनते समय। क्या बनते समय, नर मंजरी बनते समय। और जो मादा मंजरी होती है उसको क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। ध्यान रखना, मक्का में मादा भाग को सिल्क के नाम से जानते हैं और नर भाग को क्या बोलते हैं, टेसल। क्या बोलते हैं बेटा, टेसल, अर्थात नर मंजरी कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, मक्का में नर तथा मादा मंजरी दोनों में से सबसे पहले किसका विकास होता है, तो ध्यान रखना सबसे पहले टेसल का विकास होता है। किसका विकास होता है, टेसल का। और यही इसकी क्रांतिक अवस्था है। किसकी, मक्का की जो क्रांतिक अवस्था है वो है टेसल फॉर्मेशन। उसके बाद बेटा अगला हमारे पास में है वो है गन्ना। कौन सा है, गन्ना, अर्थात इसको अपन क्या बोलेंगे, गन्ना को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा शुगर कैन। क्या बोलेंगे, शुगर कैन। इसकी जो क्रांतिक अवस्था है उस क्रांतिक अवस्था का नाम है वो है फॉर्मेटिव स्टेज। कौन सी है बेटा, फॉर्मेटिव स्टेज, अर्थात निर्माण अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा, निर्माण अवस्था, ठीक है। यह अवस्था जो गन्ना है उस गन्ने में लगभग 60 से लेकर के 130 दिन तक होती है। कहाँ तक होती है, 60 से लेकर कहाँ तक होती है, 130 डे आफ्टर सविंग, अर्थात बुआई से 30 से लेकर के 160 दिन तक, बुआई से 60 दिन से लेकर के कहाँ तक होती है बेटा, 130 दिन तक ये अवस्था होती है, ठीक है। जो गन्ने की क्रांतिक अवस्था है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव, अर्थात निर्माण अवस्था। उसके बाद में है जवार बाजरा। अगला पर मैं लिखता हूँ जवार बाजरा, ठीक है। जवार और बाजरा दोनों में एक जैसी अवस्था है, ठीक है। जवार को सोरघम, बाजरा पर्ल मिलेट। इसकी जो अवस्था है बुआई फूल आने से पहले, क्या आने से पहले, फूल आने से पहले, ठीक है, फूल आने से पहले, बिफोर फ्लोरिंग स्टेज। क्या है, बिफोर फ्लोरिंग स्टेज इसकी क्रांतिक अवस्था है। वो क्रांतिक अवस्था किसकी है, जवार बाजरे की। तो जवार बाजरे की क्रांतिक अवस्था कौन सी हो गई, जवार बाजरे की क्रांतिक अवस्था फूल आने से पहले, अर्थात बिफोर फ्लोरिंग पीरियड, ठीक है। अगला हमारे पास में है वो है बेटा आलू। बहुत इंपॉर्टेंट, अधिकांशतः पूछा भी गया है। अगला कौन सा है, आलू। आलू की जो क्रांतिक अवस्था है वो अर्थात इसको क्या बोलेंगे, पोटैटो। क्या बोलेंगे बेटा, आलू को क्या बोलेंगे, पोटैटो। और इसकी जो अवस्था है वो है ट्यूबर फॉर्मेशन। क्या है बेटा, ट्यूबर फॉर्मेशन, अर्थात कंद निर्माण के समय या कंद बनते समय, ठीक है। विशेष ध्यान रखें। और इसमें क्वेश्चन एक BHU में आ भी चुका है कि कंद का भी कितना प्रतिशत निर्माण होना चाहिए, 25%। कौन सा बेटा, 25% कंद बनना जब शुरू हो जाए उसी अवस्था पर सिंचाई कर देनी चाहिए। जो आलू की क्या है, एक क्रांतिक अवस्था है, उस क्रांतिक अवस्था को बोलते हैं ट्यूबर फॉर्मेशन, अर्थात इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कंद बनते समय। क्या बनते समय बेटा, कंद बनते समय। अगला जो इंपॉर्टेंट है, जो अधिकांशतः पूछ लिया जाता है, वो है मूंगफली। कौन सा है, मूंगफली, अर्थात इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्राउंड नट। क्या बोलेंगे इसको बेटा, ग्राउंड नट।
ग्राउंड नट के और भी बहुत से नाम हैं। ग्राउंड नट को पीनट भी कहते हैं, मंकी नट कहते हैं, मनीला नट कहते हैं, अर्थ नट कहते हैं, और एक आपके सामने मैंने लिख ही दिया, ग्राउंड नट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्राउंड नट को मंकी नट क्यों कहते हैं? बंदर को अधिक पसंद है इसलिए इसको मंकी नट कहते हैं। मनीला नट क्यों कहते हैं? सबसे पहली उत्पत्ति मनीला में मानेगी इसलिए मनीला नट कहते हैं। पीनट क्यों कहते हैं? टमाटर के शेप की होती है इसलिए इसको पीनट, जो उसकी जो पॉड बनता है। ठीक है, इस तरह से इसके विभिन्न प्रकार के नाम हैं। तो जो मूंगफली है, इस मूंगफली की जो क्रांतिक अवस्था है, ठीक है, वो है बेटा पैगिंग फॉर्मेशन। कौन सी बेटा? पैगिंग फॉर्मेशन। पैगिंग किसको बोलेंगे? अधिकीलन। क्या बोलेंगे? अधिकीलन बनते समय। अधिकीलन किसको बोलते हैं? आप देखो गांव में जो मूंगफली में जो तांतु होते हैं, जो तांतु का जब निर्माण शुरू होते हैं, तांतु को अपने एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अधिकीलन अर्थात पैगिंग। ठीक है, तो पैगिंग के समय मूंगफली में जो होता है उस समय इसकी क्रांतिक अवस्था होती है। इस समय पर किसी भी प्रकार की पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगली विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें, जितनी भी दलहनी फसलें मैंने यहाँ लिखने के बाद जो बची है, अर्थात अपन उसको क्या कह सकते हैं? दलहनी फसलें, पल्सेज क्रॉप। कौन सी क्रॉप्स बेटा? पल्सेज क्रॉप या दलहनी फसलें। ठीक है, दलहनी फसलों की जो क्रांतिक अवस्था है वो क्रांतिक अवस्था पॉड फॉर्मेशन। कौन सी बेटा? पॉड फॉर्मेशन। ठीक है, अर्थात फली बनते समय। क्या बनते समय? फली। पॉड बनते समय, फली बनते समय। दलहनी जितनी भी फसल उनकी जो फली है उस फली को क्या बोलते हैं बेटा? पॉड। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक है, इस तरह से एक और इम्पोर्टेंट है जो अधिकांशतः पूछ ली जाती है, तंबाकू। क्या है बेटा? तंबाकू अर्थात टोबैको। ठीक है, तंबाकू में जो क्रांतिक अवस्था है वो है टॉपिंग स्टेज। कौन सी स्टेज बेटा? टॉपिंग स्टेज। टॉपिंग स्टेज। जो तंबाकू की हम जो चुटाई करते हैं उस चुटाई के समय ही इसकी कौन सी अवस्था होती है? क्रांतिक अवस्था, जिस समय पर अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें बेटा, मैंने सबसे पहले आपको क्रांतिक अवस्था बताई। क्रांतिक अवस्था क्या होती है दोबारा आप सुन लें। क्रांतिक अवस्था पौधे की वह अवस्था जिस पर पानी की या सिंचाई की कमी होने पर उपज में क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो उसी अवस्था को क्या बोलते हैं? क्रांतिक अवस्था। ध्यान रखें, जितनी भी विधियां हैं उन विधियों में सबसे ज़्यादा जो उपयोगी विधि मानी जाती है सिंचाई जल के निर्धारण की, वो भी कौन सी विधि है? क्रांतिक विधि। सबसे सरलतम, सबसे आसान, जो सिंपलेस्ट और चीपेस्ट जो मेथड है वो मेथड भी कौन सा है? क्रांतिक अवस्था, जो सिंचाई के जल का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो अभी हमने सिंचाई की जल के जो निर्धारण की सबसे पहली एक विधि किसके आधार पर? पौधों के आधार पर। पौधों के आधार के बाद में हमने पहला लिया पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में पहला पॉइंट लिया विल्टिंग पॉइंट। कौन सा लिया बेटा? विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट के बाद में लीफ वाटर पोटेंशियल, उसके बाद में लीफ टेम्परेचर और उसके बाद में क्रिटिकल स्टेज। तो पहला जो हमारा पौधों के आधार पर था ये बिंदु क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं? जल का निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा भी जल के निर्धारण के और भी कुछ बिंदु हैं, अर्थात दूसरा जो हमारे पास में है वो है मृदा जल के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? मृदा जल के आधार पर। किसके आधार पर? मृदा जल के आधार पर। ठीक है, पहली जो हमने विधि पढ़ी, पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो है पौधे की स्थिति के आधार पर, और दूसरा अब हमारे पास में है मृदा जल के आधार पर। अर्थात मृदा में जो जल उपस्थित है उस जल को किस किस नाम से जानेंगे? उसके आधार पर हम किसका निर्धारण करेंगे? किसका निर्धारण करेंगे? सिंचाई के समय का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। किसका निर्धारण करेंगे? सिंचाई के समय का निर्धारण करेंगे। मृदा जल के आधार पर जो जल उपलब्ध है उनको अलग अलग बेटा नामों से जाना गया है, और उसका फर्स्ट जो हमारे पास में नाम है
तो पहला इसमें जो मौजूद है उसको बोलते हैं बेटा क्षेत्र क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। अर्थात इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फील्ड कैपेसिटी। क्या बोलेंगे इसको? फील्ड कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? फील्ड कैपेसिटी, या इसको अपन क्या बोलेंगे? क्षेत्र क्षमता। मृदा में जो जल है उस जल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसमें पहला जो नाम मैंने लिखा है उसका नाम है क्षेत्र क्षमता, अर्थात फील्ड कैपेसिटी। अब सुने, जो ये फील्ड कैपेसिटी है अर्थात जो क्षेत्र क्षमता है, इस क्षेत्र सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्षेत्र क्षमता क्या है। मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सॉइल। दोबारा सुने, अवेलेबल वाटर इन सॉइल, ठीक है। जो मृदा में उपलब्ध जल है, ठीक है, जो इस उपलब्ध जल की जो ऊपरी अपर लिमिट है, उस अपर लिमिट को ही अपन क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षमता कहा जाता है। नोट डाउन कर लें आप भी। मृदा में उपस्थित या उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सॉइल, इसी को अपन क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता किसे कहते हैं? मृदा में उपलब्ध जल की अपर लिमिट को क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षमता कहते हैं। इस अवस्था पर, कौन सी अवस्था पर? क्षेत्र क्षमता। इस अवस्था पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता है। कितना प्रतिशत बेटा? 100% जल उपलब्ध होता है, और इसके अलावा अन्य कोई जल की पौधे को आवश्यकता नहीं होती है। तो विशेष ध्यान रखें, इस जो अवस्था है, इस अवस्था पर पौधे को कितना प्रतिशत बेटा? पौधे को 100%, कितना प्रतिशत? पौधे को 100% जल क्या होता है? उपलब्ध होता है, ठीक है। इसलिए अन्य जल की आवश्यकता इस पौधे को यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। एक विशेष क्वेश्चन जो इसमें से आता है, इस प्रकार के जो जल है, ये जल बेटा एक विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये जल उपलब्ध होते हैं, ठीक है। या इनका जो मेजरमेंट है वो वायुमंडलीय दाब पर करते हैं। किस पर करते हैं बेटा? वायुमंडलीय दाब, अर्थात एटीएम पर करते हैं। तो जो ये जल है, कौन सा जल है? क्षेत्र क्षमता। जो ये जल है, ये जो जल है, ये कौन सी वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है? वायुमंडलीय दाब, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये कौन से वायुमंडलीय दाब पर प्राप्त होता है? विशेष रूप से ध्यान रखें, ये जो जल है, जब 100% जल है तो कोई अलग से पौधे को फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है या ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह जल, ठीक है, जितने भी वायुमंडलीय दाब होंगे उसको हमेशा नेगेटिव में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है बेटा? विशेष ध्यान रखें, नेगेटिव माइनस के चिन्ह के रूप में पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो जल है -0 से लेकर 0.33, और 33 को अपन किस डिजिट क्या लिख सकते हैं? 1/3 भी लिख सकते हैं, अर्थात -0.33। और वायुमंडलीय दाब को किस में नापते हैं? बार में। इकाई क्या है बेटा इसकी? बार होता है। तो ध्यान रखें, क्षेत्र क्षमता पे जो जल है, उस जल का वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कितने होता है बेटा? 0.0 से लेकर के 0.33, या 33 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/3 बार उपलब्ध होता है। तो ध्यान रखें, पहला मृदा जल के आधार पर पहला जल कौन सा था? क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी, अर्थात मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सॉइल इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी, ठीक है।
दूसरा जो मृदा में जल उपस्थित है जिसका नाम दिया गया है बेटा, उस जल को कहे हैं, उसको कहे स्थायी मलानी बिंदु। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वापिस ये शब्द रिपीट हुआ है, स्थायी मलानी बिंदु। क्या नाम दिया बेटा? स्थायी मलानी बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अभी जस्ट अपन ने क्या बोलेंगे? शाबाश, बिल्कुल सही है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या बोला? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्थायी जो मलानी बिंदु है, ये जो मलानी बिंदु है, ठीक है, मृदा में उपलब्ध जल की निचली सीमा अर्थात लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सॉइल। अर्थात ये जल, मैंने वहाँ भी बताया था कि ये जल पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पौधा इस अवस्था पर मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, इसलिए जो बिंदु है, ये जल की सबसे लोअर लिमिट है। जो मृदा में जो उपलब्ध जल है, वो उपलब्ध जल की लोअर लिमिट है, जो पौधे को प्राप्त नहीं होती है। तो नोट करें आप भी इसमें कि मृदा में उपलब्ध जल की, लिखें, मृदा में उपलब्ध जल की निचली सीमा अर्थात लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सोइल इज कॉल्ड PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो जल है, ठीक है, इस समय पर, ठीक है, जैसे क्षेत्र क्षमता था, तो क्षेत्र क्षमता में पौधे को 100% जल उपलब्ध होता है, लेकिन इस अवस्था में पौधे को जल प्राप्त नहीं होता। विशेष ध्यान रखें, किस अवस्था में? PWP अवस्था में पौधे को जल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और ये जो जल है, ये जल कौन सी वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है? ये जो जल है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, कौन से दाब पर प्राप्त होता है बेटा? मैंने बताया वायुमंडलीय दाब हमेशा किसमें लिखते हैं? नेगेटिव में। ये नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, और ये -15 बार पर उपलब्ध होता है। अर्थात जो ये जल होता है वो किस बार पर होता है, किस वायुमंडलीय दाब पर होता है? -15 बार पर यह जल उपलब्ध होता है। कौन सा है? वो जल है स्थायी मलानी बिंदु। ठीक है, स्थायी मलानी जो बिंदु है, इस शब्द को जो दिया गया, प्रपोज्ड जो किया गया, उस वैज्ञानिक का नाम है ब्रिग्स एंड संटज। क्या नाम है? ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ब्रिग्स एंड संटज, जिसने क्या नाम दिया? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखना, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? ये शब्द को प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? ब्रिग्स एंड संटज। कौन है बेटा? ब्रिग्स एंड संटज। ठीक है, इस वैज्ञानिक ने किस शब्द का आविष्कार किया? वो शब्द है, या किस शब्द वो है? स्थायी मलानी बिंदु। कौन सा बिंदु बेटा? स्थायी मलानी बिंदु या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, दोनों चीज आपकी समझ में आ गई हो गई। क्षेत्र क्षमता पर जल उपलब्ध होता है और स्थायी मलानी बिंदु पर जल उपलब्ध नहीं होता। क्षेत्र क्षमता उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा और स्थायी मलानी बिंदु निचली सीमा होती है। वो 0.0 से लेकर के 1/3 बार पर उपलब्ध होता है, और ये जो जल होता है ये कितने पर होता है? 15 बार पर उपस्थित होता है। और जो ये शब्द है, कौन सा शब्द? PWP। ठीक है, ये शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? ब्रिग्स एंड संटज। किसके द्वारा दिया गया बेटा? ब्रिग्स एंड संटज। किसके द्वारा दिया गया? ब्रिग्स एंड संटज नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। ठीक है, तीसरा जो जल उपलब्ध है बेटा, तीसरा को जो प्रकार है, जो तीसरा जो नाम दिया है, उसको बोलते हैं उपलब्ध जल। क्या बोलेंगे? उपलब्ध जल। कौन सा जल? उपलब्ध जल। इस उपलब्ध जल को अवेलेबल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। अवेलेबल वाटर। ठीक है, वह जल जो पौधे को उपलब्ध होता हो। ठीक है, कौन सा जल बेटा?
वह जल जो पौधे को क्या होता हो, उपस्थित पौधे को प्राप्त होता हो या उपलब्ध होता हो, उस जल को या पौधा जिसको उपयोग में लेता हो उस जल को उपलब्ध जल कहा जाता है। अब सुने, उपलब्ध जल कहाँ से प्राप्त होगा, किस रेंज में होगा, तो विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले अपन ने कौन से जल पढ़ा था, कौन सी अवस्था पे, क्षेत्र क्षमता। कौन सा बेटा, क्षेत्र क्षमता। और उसके बाद में क्षेत्र क्षमता पर 100% जल था कि नहीं था। क्षेत्र क्षमता तथा उसके बाद में कौन सा था, PWP अर्थात स्थायी मलानी बिंदु। ठीक है, स्थायी मलानी बिंदु, ठीक है, इसके मध्य, इन दोनों के मध्य, ठीक है, क्षेत्र क्षमता तथा PWP स्थायी मलानी बिंदु के मध्य, किसके बेटा, के मध्य जो जल उपलब्ध होता है उस जल को अपन क्या कहते हैं, उपलब्ध जल अर्थात अवेलेबल वाटर के नाम से जाना जाता है। विशेष ध्यान रखें, क्षेत्र क्षमता तथा, ठीक है, स्थायी मलानी गुणांक या स्थायी मलानी बिंदु के मध्य उपस्थित जल को कौन सा जल कहेंगे, उपलब्ध जल, अवेलेबल वाटर के नाम से जाना जाता है। अब देखें, जो जल है, ठीक है, ये जल किस वायुमंडलीय दाब पर प्राप्त होगा, जो इसमें मौजूद है। क्षेत्र क्षमता कहाँ से था, 0 से 1/3 या 0.33, तो -0.33 या इसको अपन ने क्या लिख दिया, 1/3 ये लिखा था, से लेकर कहाँ तक होगा, PWP कहाँ होता है, माइनस कहाँ तक आता है बेटा, 15 बार। तो आपको पता लगा होगा कि जो उपलब्ध जल है, ठीक है, ये किस वायुमंडलीय दाब पर प्राप्त होगा, वो होगा -0.33 से लेकर के -0.33 से लेकर के -15 बार तक उपलब्ध होता है। जो ये जल है, कौन सा जल बेटा, अवेलेबल वाटर, उपलब्ध जो जल है, इस उपलब्ध जल का जो नाम दिया, जो प्रपोज किया, वो किस वैज्ञानिक ने किया, उस वैज्ञानिक का नाम है वे मेयर एंड हेनरिक्सन। क्या है, वे मेयर एवं हेनरिक्सन, ठीक है। इस वैज्ञानिक के द्वारा किस जल का नाम दिया गया, अवेलेबल वाटर, उपलब्ध जल। तो विशेष ध्यान रखें, जो मृदा के आधार पर, किसके आधार पर अपन ने पढ़ा, मृदा के आधार पर। देखें, मृदा के आधार पर, मृदा के आधार पर मृदा में जो उपलब्ध जल है, उन उपलब्ध जल को 3 नाम दिया। पहला जिसको अपन ने क्या कहा, क्षेत्र क्षमता, दूसरा अपन ने क्या नाम दिया, स्थायी मलानी बिंदु, और तीसरे को क्या नाम दिया बेटा, उपलब्ध जल। कौन सा जल दिया, उपलब्ध जल। ठीक है, तो मृदा के आधार पर ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, जल। विशेष रूप से ध्यान रखें, इससे अधिकांशतः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अधिकांशतः क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब से पूछा जाता है, इसलिए तीनों का आपको वायुमंडलीय दाब का पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो सिंचाई जल का जो निर्धारण है, उस सिंचाई जल के निर्धारण की जो अगली अपने पास विधि है, BC नंबर की, दूसरा अपन पढ़ चुके हैं मृदा जल के आधार पर। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा, तीसरा हमारे पास में है, वो है जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर, ठीक है। इसके आधार पर भी हम सिंचाई के जल का निर्धारण किया जा सकता है। किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर भी हम सिंचाई जल का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अर्थात आपने देखा होगा, 2 मुख्य रूप से हम जलवायु लेते हैं। एक आपने देखा होगा जैसे शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु, शुष्क जलवायु। ठीक है, और एक जलवायु आपके सामने मैं लिख देता हूँ, वो है शीतोष्ण जलवायु। कौन सी बेटा, शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, पहली कौन सी लिखी मैंने, शुष्क जलवायु, और दूसरी कौन सी लिख दी, कौन सी लिखी, शीतोष्ण जलवायु। अब सुने, जो शुष्क जलवायु है, इस शुष्क जलवायु नमी की मात्रा कम है कि अधिक है, कम है, बिल्कुल। तो इसमें किसकी मात्रा कम है, नमी की मात्रा कम है। किसकी मात्रा बेटा, नमी की मात्रा। ठीक है, और जो हमारे पास शीतोष्ण जलवायु है,
इस शीतोष्ण जलवायु में नमी की मात्रा कम है कि अधिक है? अधिक है। तो यहाँ पर नमी की मात्रा क्या है बेटा? अधिक है। क्या है? अधिक। अब आप मेरे को बताएं, जब नमी की मात्रा कम हो तो सिंचाई आपको कम अंतराल पर करनी पड़ेगी कि ज़्यादा अंतराल पर? नहीं सर, कम अंतराल, बिल्कुल सही। तो कम अंतराल पर सिंचाई का निर्धारण सिंचाई करनी पड़ेगी। और शीतोष्ण जलवायु में अधिक समय के अंतराल पर। तो ध्यान रखें, शुष्क जलवायु में ये आपके सामने इतना इससे निर्धारण हो जाता है कि शुष्क जलवायु में कम अंतराल पर आपको फसलों की या पौधों की सिंचाई करनी है, जबकि शीतोष्ण जलवायु में शुष्क जलवायु की तुलना में अधिक समय के बाद में अपन क्या कर सकते हैं? सिंचाई के समय का सिंचाई कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो जलवायु के आधार पर भी हम इसका निर्धारण, सिंचाई के समय का निर्धारण कर सकते हैं। इन सभी विधियों के बाद में एक और विधि हमारे पास है। उस विधि का जो है नाम है, या उसको कह सकते हैं अन्य प्रचलित उपकरण। अन्य प्रचलित विधियों के द्वारा या अन्य प्रचलित विधियों के आधार पर, विधियों के आधार पर। ठीक है, अभी तक सबसे पहला अपन ने कौन सा पढ़ा? पौधे के आधार पर। दूसरा कौन सा पढ़ा? मृदा जल के आधार पर। तीसरा कौन सा पढ़ा? जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। और चौथा अपने पास में है अन्य प्रचलित विधियों के आधार पर। ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार के अन्य प्रचलित विधियां हैं, या अन्य विभिन्न प्रकार के क्या हैं बेटा? विभिन्न प्रकार के और उपकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? उपकरणों के माध्यम से हम किसका निर्धारण कर सकते हैं? सिंचाई जल का क्या कर सकते हैं? निर्धारण कर सकते हैं। तो अगला हमारा बिंदु होगा अन्य प्रचलित उपकरण। तो कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो सिंचाई जल का निर्धारण कर सकते हैं? इनमें बेटा पहला जो उपकरण हमारे पास में है, उस उपकरण को बोलते हैं टेंसियोमीटर। क्या बोलेंगे? उपकरण का नाम है बेटा टेंसियोमीटर। ठीक है, कौन सा उपकरण है बेटा? टेंसियोमीटर उपकरण के द्वारा। दूसरा हमारे पास उपकरण है जिप्सम ब्लॉक। कौन सा है बेटा? जिप्सम ब्लॉक उपकरण के द्वारा। किसके द्वारा? जिप्सम ब्लॉक उपकरण के द्वारा। तीसरा है बेटा न्यूट्रॉन मृदा आर्द्रता मापी उपकरण के द्वारा। आर्द्रता मापी उपकरण के द्वारा। उसके बाद है बेटा अगला उपकरण दाब पट्टी का। दाब पट्टी का या दाब झिल्ली का उपकरण के द्वारा। अगला है बेटा मृदा एवं बालू तकनीक विधि। ये विधि का नाम उपकरण नहीं है, तकनीक विधि। इसके बाद में बेटा डिब्बा वाष्पीकरण विधि के द्वारा। डिब्बा वाष्पीकरण विधि के द्वारा। इसके बाद अगला है बेटा पौधों का घनत्व बढ़ाकर। डेंसिटी, घनत्व बढ़ाकर, इंक्रीज डेंसिटी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये सभी विभिन्न प्रकार की विधि और विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं। ठीक है,
इन सभी विधियों से तथा उपकरण, जितने भी बेटा मैंने विधियां, जितने भी अपन ने उपकरण पढ़े हैं, इन सभी से अपन क्या ज्ञात करते हैं? मृदा नमी। क्या ज्ञात करते हैं? विशेष ध्यान रखना, मैंने सभी का एक साथ लिखा है, मृदा नमी। इस मृदा नमी के आधार पर, किसके आधार पर? मृदा नमी के आधार पर हम फसलों में या पौधों में सिंचाई के समय का क्या कर सकते हैं? निर्धारण कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, कौन कौन से उपकरण एक बार दोबारा सुने। टेंशियोमीटर, ठीक है, मृदा नमी ज्ञात करने में। जिप्सम ब्लॉक, मृदा नमी ज्ञात करने में। न्यूट्रॉन मृदा आर्द्रता मापी, मृदा नमी ज्ञात करने में। दाब पट्टिका, झिल्ली का, ये भी ये काम करता है। मृदा एवं बालू तकनीक विधि के द्वारा, डिब्बा वाष्पीकरण विधि के द्वारा पौधे का घनत्व बढ़ाकर। तो आपको ये भी याद रखना है कि इन विधियों तथा उपकरणों के माध्यम से भी हम सिंचाई जल का निर्धारण कर सकते हैं। अर्थात सिंचाई जल में कौन सा समय का निर्धारण कर सकते हैं? किसका निर्धारण कर सकते हैं? केवल हम किसका निर्धारण करेंगे? यहाँ समय का निर्धारण। तो बेटा समय के निर्धारण के अपने पास में 4 विधियां हो गई। सबसे पहले अपने हैं पौधे के आधार पर। दोबारा एक बार मैं काउंट करवा रहा हूँ, पौधे के आधार पर। पौधे के आधार में पहले जो अपने पास में है, पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पर, ठीक है। उसमें क्या है? मलानी बिंदु, ठीक है। क्या है बेटा उसमें? मलानी बिंदु। मलानी बिंदु कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्थायी मलानी बिंदु और अस्थायी मलानी बिंदु, ठीक है। उसके बाद पौधे की स्थिति के आधार पर अब दूसरी विधि से पत्तियों के जल विभव के आधार पर। तीसरा, पत्तियों का तापमान ज्ञात करके। चौथा, क्रांतिक अवस्था के आधार पर। ध्यान रखें, इन तीनों में क्रांतिक अवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरी हमारे पास में जो विधि है, मृदा जल के आधार पर। किसके आधार पर? मृदा जल के आधार पर। मृदा जल भी इम्पोर्टेंट है। इससे मैं पहले भी कह चुका, वायुमंडलीय दाब का मान पूछा जाता है। पहला कौन सा था? क्षेत्र क्षमता। दूसरा कौन सा था? क्षेत्र क्षमता के बाद में दूसरा बेटा कौन सा था? PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और तीसरा कौन सा था? उपलब्ध जल। उसके बाद में तीसरी हमारी विधि रही, वो है जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। शुष्क जलवायु है तो बार बार आपको कम समय में सिंचाई करनी पड़ेगी। शीतोष्ण जलवायु है तो फसलों की जो सिंचाई है वो शुष्क जलवायु की तुलना में अधिक अंतराल पर आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद अन्य प्रचलित विधियां, चौथों में अन्य प्रचलित विधियां, उपकरण, वो है टेंशियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक, न्यूट्रॉन मृदा आर्द्रता मापी, दाब पट्टिका, झिल्ली का उपकरण। इसके बाद में मृदा एवं बालू तकनीक विधि, डिब्बा वाष्पीकरण विधि और पौधों का घनत्व बढ़ाकर। तो इन सभी के माध्यम से या इन सभी बिंदुओं से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? सिंचाई सिंचाई कब की जाए, अर्थात किसका निर्धारण? समय का निर्धारण। तो बेटा पहला जो हमारा बिंदु ए नंबर का था, सिंचाई कब की जाए, अर्थात किसका निर्धारण? समय का निर्धारण। यहाँ तक हम समय का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बेटा अपना दूसरा जो पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट कौन सा था? दूसरा पॉइंट ये था अपने पास में कि सिंचाई कितनी की जाए, अर्थात बी नंबर का जो आपका पॉइंट था, वो बी नंबर का पॉइंट कौन सा था बेटा? सिंचाई कितनी की जाए, सिंचाई कितनी की जाए, ठीक है। इसमें बेटा किसका निर्धारण किया था? जल की मात्रा का निर्धारण। किसका निर्धारण? जल की मात्रा का निर्धारण। विशेष रूप से ध्यान रखें, दोनों पॉइंट का विशेष ध्यान रखें। सिंचाई कब किया जाए, अर्थात समय का निर्धारण कर रहा है। कितनी की जाए, अर्थात कितने का मतलब क्या पूछ रहा है? मात्रा, अर्थात किसका निर्धारण करवा रहा है? मात्रा का निर्धारण। अब जो सिंचाई की मात्रा का जो हम निर्धारण कर रहे हैं, तो अलग अलग फसलों की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? अलग अलग फसलों की प्रकृति के आधार पर अलग अलग फसलों की जल मांग होती है
या जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है, या जल की मात्रा क्या होती है, अलग अलग। वह ध्यान रखें, जल की मात्रा को अपन क्या कह सकते हैं, जलमांग कहते हैं। क्या बोलते हैं, जलमांग। जितने पौधे को जल की आवश्यकता, जितनी मात्रा में पौधे को जल की आवश्यकता, वह पौधे की जलमांग या वाटर रिक्वायरमेंट कहलाती है। तो अलग अलग फसलों जिसमें से दो अधिकांश तक पूछा जाता है, दो का विशेष ध्यान रखना है, और उनके क्वेश्चन अधिकांश तक गलत भी होता है, तो उसके विशेष ध्यान रखें। एक तो बेटा देखो, विभिन्न प्रकार की जो फसल हैं उनकी जलमांग या जल की मात्रा निम्न होती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा धान। किसकी बात करता हूँ, धान, अर्थात इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पैडी। ठीक है, धान को क्या बोलेंगे बेटा, पैडी। राइस नहीं बोलते, जब इससे छिलके को हटाया जाता है तब क्या होता है, राइस बनता है। ठीक है, तो एक तरफ तो मैंने आपके सामने क्या लिख दी, फसल, और इस तरफ हम क्या लिख देंगे, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट, जल की मांग। आपने देखा होगा धान की जो फसल है, ठीक है, धान की फसल को लगभग 1300 से लेकर के लगभग 2000 या कम से कम 1600 mm, ठीक है, मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इससे लिया जाता है। और दूसरा है बेटा, दूसरी जो फसल है वो है गन्ना। कौन सा है बेटा, गन्ना। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा शुगर कैन। क्या बोलेंगे इसको, शुगर कैन। इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, जो जल मांग है, वो 1000 से लेकर के 1500 mm। ठीक है, बहुत सी किताबों में 2000 लिखा है, 2500 लिखा है। ध्यान रखना, निश्चित मान नहीं है, एक रेंज में है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी रेंज कहाँ तक हो सकती है। इन दोनों से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसका विशेष रूप से क्या रखें, ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ऐसी कौन सी फसल है जिसको सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखें, दोनों में डिफरेंस का ध्यान रखें, वह कौन सी फसल है जिसको जीवन चक्र में सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थात संपूर्ण जीवन यापन करने के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। दो तरह के क्वेश्चन ध्यान रखें, वापिस मैं रिपीट करता हूं, वह कौन सी फसल है जिसकी जलमांग सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरा क्वेश्चन, वह कौन सी फसल है जिसको संपूर्ण जीवन काल के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे आप देखेंगे तो विशेष रूप से ध्यान रखें, सर्वाधिक पानी की आवश्यकता, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, वैसे इधर मैं सामने लिख देता हूँ, इसके सामने सर्वाधिक पानी की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता बेटा, सर्वाधिक पानी की आवश्यकता। पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है, सर्वाधिक पानी की आवश्यकता बेटा धान को होती है। किसकी होती है, धान। आपने देखा होगा बुआई से लेकर के कटाई से पहले, अर्थात जब फसल पक जाती है, काटने से 15 दिन पहले तक खेत में 7 सेंटीमीटर पानी भरा होता है। कितना सेंटीमीटर बेटा, 7 सेंटीमीटर। जिस फसल को इतना पानी भरा रहे तो उसकी जलमांग सबसे क्या होगी, अधिक। लेकिन ध्यान रहे, जीवन काल में या संपूर्ण जीवन में सर्वाधिक पानी की आवश्यकता, नोट डाल लेना। ठीक है, जीवन काल में, किसमें बेटा, जीवन काल में। ठीक है, काल में या संपूर्ण जीवन चक्र में सर्वाधिक पानी की आवश्यकता, सर्वाधिक पानी की आवश्यकता किस फसल को है, वो ध्यान रखें। तब आंसर आपका क्या आएगा बेटा, तब आंसर आपका आएगा गन्ना। क्या आएगा बेटा, गन्ना। क्योंकि गन्ना आपने सुना होगा बहुवर्षीय पादप है। क्या है, बहुवर्षीय। एक बार बुआई के पश्चात इसको 1 बार 2 बार 3 बार तक हम उसको यूज लेते रहते हैं, इसका जीवन चक्र खत्म नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखें, जीवन काल में या संपूर्ण जीवन चक्र में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है तो फिर वो कौन सी है, गन्ना। तो दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना। और अधिकांशतः 2 ही पूछी जाती है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस फसल की जलमांग कितनी है। तो उसके आगे बेटा गन्ना मैंने आपके लिख ही दिया। गन्ने के बाद अगले अपन लिखें गेहूं, वीट, गेहूं, अर्थात इसको अपन क्या बोलेंगे, वीट।
वीट की जो जलमांग है वो जलमांग है 450 से लेकर के 650 mm। क्या है बेटा? 450 से लेकर के 650 mm। ठीक है, ये जलमांग किसकी है? गेहूं की जलमांग है। इसके बाद में बेटा मक्का, क्या है? मक्का, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? मक्का को मैच। क्या बोलेंगे? मैच। जो मक्का की जो जलमांग है वो जलमांग 500 से लेकर 600 mm है। कितनी है? 500 से 600 mm है। किसकी है? मक्का की। इसके बाद बेटा ज्वार बाजरा। ठीक है, विशेष ध्यान रखें, यदि पूछ लिया जाए तो मैं सबकी जलमांग लिख रहा हूँ, फिर भी वैसे दो ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर भी मैं आपकी हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहें कि और भी कुछ आ सकती है, तो मैं आप सभी के आपके साथ लिख रहा हूँ। ज्वार और जो बाजरा है उसकी जलमांग 450 से लेकर के 600 mm तक इसकी क्या होती है? जलमांग होती है। मूंगफली की जलमांग किसके बेटा? अगली फसल है वो कौन सी है? मूंगफली, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? अभी वो मैंने नाम बताया था, ग्राउंड नट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ग्राउंड नट। मूंगफली की जो जलमांग है वो जलमांग है 500 से लेकर के 700 mm तक। क्या है? इसकी जलमांग है। ठीक है। कपास, अगली फसल है कपास। ठीक है, अर्थात इसको अपन क्या कह सकते हैं? कॉटन। ठीक है, कॉटन की जो जलमांग है, ये कॉटन की जलमांग अर्थात कपास की 700 से लेकर के 1300 mm तक पानी की इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद बेटा सोयाबीन की भी लिख लें, यदि आपको लग रहा है कि ये भी आ सकता है। सोयाबीन अर्थात सोयाबीन, सोयाबीन की जो जलमांग होती है, ये सोयाबीन की जलमांग लगभग 450 से लेकर के 700 mm तक इसकी जलमांग होती है। मटर की भी लिख लें, मटर की जो जलमांग अर्थात मटर को क्या बोलेंगे बेटा? पी। इसकी जो जलमांग होती है ये 350 से लेकर के 500, मैक्सिमम कितना? 500 mm तक इसकी क्या है? वाटर रिक्वायरमेंट अर्थात जल मांग है। तो विशेष ध्यान रखें कि किसी भी फसल की जो जल मांग है ये रेंज में है बेटा। किसमें? रेंज में। ऐसा नहीं आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, एक अनुमान रखें कि साहब इस फसल को इतनी, लगभग जितनी भी रबी की फसल हैं उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती कम होती किसकी तुलना में? खरीफ। क्योंकि खरीफ में वर्षा ज़्यादा होती है तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है? अधिक होती है। तो ये डाटा यदि आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद रखें। ठीक है, तो इसके आधार पर जो अपने दूसरा है सिंचाई कब कितनी की जाए, अर्थात किसका निर्धारण? मात्रा का निर्धारण। तो विभिन्न प्रकार की फसलों की जल की मात्रा ये निम्न है। ठीक है, जो आपको मैं बता दिया है।